नमस्कार, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं मिड टाइम। झारखंड में नगर निकाय चुनाव आज संपन्न हुआ है और आज अगर बात करें तो आज दिन भर जो वोटर्स थे उनकी उत्सुकता काफी देखने को मिली। जिस तरीके से अगर पिछले बार की चुनाव की बात करें 19% जो वोट हुए थे, उसके मुकाबले इस बार जो है काफी संख्या में वोटर्स जो हैं वो इस बार मतदान अपना किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी जो हैं आज मतदान करने के लिए अपने केंद्र पहुंचे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने भी अपील की थी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मतदान करें और अपने शहर का मेयर और पार्षद को चुनें। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार सिंह जी हैं और साथ ही साथ मिड टाइम के संपादक नित्यानंद शुक्ला जी हैं। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नित्यानंद जी से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज जो चुनाव संपन्न हुए, जो उत्सुकता लोगों में देखने को मिली, खासकर अगर रांची की बात करें तो रांची के तमाम वोटों में सुबह से ही लोग जो है मतदान करने पहुंच रहे थे। क्या लगता है पिछले बार के मुकाबले इस बार जो मतदान हुए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए 2018 में जो पिछले रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो लोगों में उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन नेशनल लेवल पर जो इसका एवरेज देखा जाए लोकसभा के कंपैरिजन में, तो वोट अभी तक जो 3 बजे तक आंकड़े आए हैं, 34 दशमलव कुछ प्रतिशत रांची में है और बुंडू में लगभग 55% है। तो वैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जहां 2018 में 19% वोटिंग हुई थी, तो रांची में चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहिए और लोगों में इस बार उत्साह है और वो लोग निकल कर आ रहे हैं वोट देने के लिए, एक अच्छी बात है। जिस तरीके से लोग जो हैं वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था बूथ को लेकर के। इसे लेकर के दिन भर कई वोटर्स जो हैं वो इधर उधर जो है वो देखने को मिले थे। तो उसे लेकर के क्या कुछ ये रहा? नहीं देखिए, वो तो सही बात है कि बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जैसे कि 6 वार्ड था तो उनका वार्ड 8 वार्ड में शिफ्ट हो गया है, तो लोगों को शिफ्ट हुआ है, पहले से सूचना नहीं थी तो कन्फ्यूजन एक क्रिएट हुआ है। और कन्फ्यूजन में भी लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपसे भी एक यही सवाल रहेगा, क्योंकि इस बार देखा गया कि जिस तरीके से जो वोटर्स थे उनकी बूथ जो है, उनका जो बूथ है वो चेंज हो गया। लोगों को पता नहीं था, जब लोग बूथ पहुंच रहे थे तो पता चल रहा था कि एक ही परिवार के जो लोग हैं उनके घर में एक का कहीं और सेंटर है, दूसरे का कहीं और है। तो ऐसे में लोगों में काफी परेशानी हुई, खासकर नए वोटर्स। हाँ, ज़ाहिर तौर पे मैं भी खुद वोट दे करके आया हूँ पत्नी के साथ में। तो मेरा जो पहले का जो बूथ था वो चेंज था, वो दूसरी जगह पे था और जो मूल पहले वो जो बूथ था उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तो इसके बारे में पहले से मतदाताओं को बताया जाना चाहिए और इससे भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है और आशंकाएं भी पैदा होती है और एक तरीके से जो रूलिंग पार्टीज़ के अपोजिशन जो काम करने वाली पार्टीज हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को कम से कम इसका ध्यान देना चाहिए और अगर बड़े पैमाने पे बूथ अगर चेंज हो रहे हैं तो लोगों को बताया जाना चाहिए और इसका भी लॉजिक दिया जाना चाहिए कि अगर एक ही सोसाइटी में दो अलग अलग जगहों पे लोगों के बूथ दे दिए गए तो इसका क्या आधार हो सकता है। तो इन आधार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो हम बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने नगर की सरकार को चुनना चाहते हैं। जो लोकतंत्र में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नगर की, विधानसभा की, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार लोकसभा चुनाव के माध्यम से, तो इसमें बहुत जो है वो झारखंड अगर आप देखेंगे, झारखंड के शहर, बड़े शहरों में भी आप देखेंगे कई तरह की एमिनिटीज़ नहीं है। हमारे स्टेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। अब रांची जैसे शहर में ये आंकड़ा है कि 5 से 7 हज़ार ऑटो जो हैं वो बगैर परमिट के चलते हैं। कई ऑटो के जो हैं वो फिटनेस नहीं है। तो अब हम उस युग में नहीं है कि हम इन चीज़ों के लिए अब सोचा जाए। तो अब ये चीज़ों इन चीज़ों को लेकर के लोगों को भी जागरूक होना होगा, उनको पूछना होगा अपने मेयर से। आप देखें रांची के स्टेटस के जो शहर हैं, आप अहमदाबाद को देख लें, आप हैदराबाद को देख लें, वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट को आप देख लें। जितना एक स्टेट का बजट होता है उतना बजट जो है वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होता है। तो अब इस बहानबाजी से काम नहीं चलेगा कि जो है वो अब जो है वो हमारे पास संसाधन नहीं, इतना ज़्यादा फंड मिलता है नगर विकास को लेकर के, वो फंड लैप्स हो रहे थे स्टेट में। और नित्या जी ने कहा कि 2018 में पिछले इलेक्शन हुए थे, यानी
हमारे 8 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हो रहा है। 3 साल जो है वो ऐसे ही अधिकारियों के जिम्मे थी, और क्या स्थिति है शहर की आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की जो है वो मतलब सुविधा के नाम पे अगर आप देखें तो सुविधा अभी जो है वो नल जल ही नहीं है। सुविधा जो है वो अब ये है कि आप जीवन को कितना सुगम बना सकते हैं। तो जीवन अगर सुगम होगा किसी नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, तो उनको जो वो टैक्स देते हैं वो उनका हक है। तो उनको टैक्स देने में भी जो है वो सहूलियत, उनको लगेगा कि उनका पैसा जो है वो सही जगह पे जा रहा है। तो अब तो चूंकि, और एक प्रयोग भी हुआ कि बैलेट के जरिए हुआ। अभी पहली बार, कई बार कई लोग ऐसे थे, जैसे नित्या जी ने ही कहा कि उन्होंने पहली बार बैलेट पे वोट दिया। मैंने तो बैलेट वोट दिया है पहले। तो अब, और परसेंटेज अगर बढ़ा है, रांची में परसेंटेज बढ़ा है, और रांची समेत अन्य शहरों की सरकारें चुन करके आएंगी, नगर पंचायतों की सरकारें चुन करके आएंगी, सभी जगह वार्ड फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो अब ये देखा जाना चाहिए कि 5 साल के मतलब एक इसका जब टर्म पूरा होगा तो आउटकम हमारा क्या आता है। तो एक बार उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शहर के सारे प्रबुद्ध लोग मिलकर के ये तय करें कि भाई हम शहर का के प्लान को कैसे डेवलप कर सकते हैं, शहर में कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो सकता है, शहर में कैसे जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आप देखिए कोई रेगुलेशन नहीं है, स्कूल्स का कोई रेगुलेशन नहीं, फी का कोई रेगुलेशन नहीं, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन का कोई रेगुलेशन नहीं। आप समझिए जानवरों की तरह ठूस करके मैं देखता हूँ झारखंड के शहरों में बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से वो जाते हैं। तो ये असुरक्षा का माहौल, जब व्यक्ति कोई खर्च करता है सिस्टम पे और वो टैक्स देता है, तो उनको उस तरीके की सुविधाएं चाहिए। रोड्स अच्छे चाहिए, अच्छे रोड्स का मतलब पर्यावरण के अनुकूल रोड्स चाहिए। सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उसका फिटनेस होना चाहिए। हम अब BS6 लेवल की जब गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और दिल्ली जैसे शहर में CNG हो रहा है, तो अब धीरे धीरे हमें उस तरफ बढ़ना होगा जब हमारा कार्बन कटिंग हो। और जो बड़े शहर हैं उससे मुकाबले के लिए, खास करके रांची के लिए, तो ये एक्सपेक्टेशन होना ही चाहिए कि जो बड़े शहर हैं, B ग्रेड के कम से कम शहर हैं, वैसी सुविधा यहाँ के लोगों को मिले, वार्ड में भी वो सुविधाएं मिले और शहर में भी सुविधाएं मिले। हो सके तो नगर निगम का दायरा भी बढ़ाया जाए। इससे फायदा क्या होगा नगर निगम का दायरा बढ़ाने से, कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम नए तरीके से काम कर पाएंगे। आप आज देखेंगे कि सड़कों की सफाई नहीं होती है, यहाँ पे सड़कों पे पानी नहीं डाला जाता है, धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है, रांची में डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी बुरा असर जो है वो आदमी के स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो एक तरीके से आज का जो ये इलेक्शन है, हम लोगों को, चूंकि हम लोग रांची से जुड़े हैं एक तरीके से भावनात्मक रूप से भी, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोग तो पत्रकार होने के नाते ये जरूर प्रेशराइज करेंगे, दबाव बनाएंगे कि आपने जो वादे किए हैं, लोगों से जो वादे किए हैं, उन वादों पे आप खड़ा उतरिए, आप ब्लूप्रिंट लेकर के आइए। कहीं दिक्कत हो आप कोऑर्डिनेशन करिए, स्टेट से दिक्कत है, गवर्नमेंट से दिक्कत है, आप कोऑर्डिनेशन करिए, लेकिन आपने जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया उस पे काम करिए, काम करके दिखाइए। और ताकि आपको अगले इलेक्शन में जो लोग आए उनको कहने की जरूरत नहीं पड़े, लोग उनसे जवाब नहीं मांगे, तो रांची उस तरीके से डेवलप हो। आज का जो वोटिंग का परसेंटेज है, तो बट नेचुरल है कि लास्ट इलेक्शन से बहुत अच्छा वोटिंग आज हुआ है। लोग भी देखे गए, भीड़ भी देखी गई, अभी तक भीड़ थी बूथ्स पे। तो इसका मतलब कि लोगों में रुचि थी, वो अच्छे मतलब अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं। खुद मॉर्निंग में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने जाकर के खुद मतदान किया, मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री खुद निकले अपनी पत्नी के साथ में। तो इससे उत्साह बनता है, और लोकतंत्र का तो ये उत्सव है, फेस्टिवल है जो मतदान है। तो उस तरीके से उत्साह, जैसे हम लोग पर्व त्योहार को उत्साह से मनाते हैं, वैसे ही मनाया जा रहा है, वैसे ही मनाया जाना चाहिए, और उसका आउटकम आना चाहिए स्टेट को। अच्छा, ये चुनाव जो है ये भले ही गैर दलीय आधार पर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं वो खुलकर अपने अपने समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके लिए सपोर्ट करते हुए दिखे, और ये कहने से इन लोगों ने जो है अनुचित भी नहीं समझा। उन्होंने साफ कहा कि हम समर्थित हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो है देखने को मिली, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें,
तो ये जो है ये क्या था इस पूरे चुनाव के दौरान जो ये दिखा? देखिए, आपको देखो, जहाँ चुनाव होगा वहाँ चुनाव लड़ने के लिए ही बनती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये मुझे तो मतलब एक तरीके का ये धोखा लगता है कि आप कहेंगे कि कोई इलेक्शन हो रहा हो और वो गैर दलीय आधार पे होगा। और क्यों गैर दलीय आधार पे इलेक्शंस होने चाहिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज का तो अल्टीमेट एम होता है कि वो इलेक्शन लड़ करके सत्ता पे काबिज हों। खैर, मतलब ये चूंकि एक नीतिगत मामला है कि हम गैर दलीय तरीके से चुनाव लड़ेंगे, तो इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि एक हद तक जो अपोजिशन पार्टीज थी उसने कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर किया, डैमेज कंट्रोल भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो हो सकता है इसका प्रभाव देखने को मिले। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो जो है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो है इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि पड़ेगा। जेएमएम चूंकि रूलिंग कोalition में बड़ी पार्टी है, और जेएमएम की शुरू से जो है वो जेएमएम का एक ये रहा है कि उसका आधार जो है वो शहरी क्षेत्रों में कंपैरेटिवली कम रहा है। कुछ इलाकों में उनका बहुत प्रभाव है, कुछ इलाकों में कम रहा है प्रभाव। तो एक तरीके से इलेक्शन के जरिए जो है वो राजनीतिक दल अपने प्रभाव का भी आकलन करते हैं। और म्यूनिसिपल्स के जो चुनाव हैं वो एक तरीके से आप उसको मिनी असेंबली इलेक्शन कह सकते हैं। तो इससे एक संकेत मिल जाता है कि आगे आने वाले इलेक्शन में मतदाताओं का मूड क्या है। तो ये मतदाताओं के मूड भांपने का भी एक तरीका है। हो सकता है कि इन दलों के भीतर में एक अपनी ट्यूनिंग हो कि भाई हम लोग अलग अलग लड़ करके देखें और ये देखें कि हम किस तरीके से प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जोखिम जो है वो कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस की जो निर्भरता है, पॉलिटिकल निर्भरता जो है वो पूरी तरह से स्टेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुरू में ये चाहा था कि हम कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़ें, रांची अन्य स्थानों पर भी। अब धनबाद में देखेंगे तो बीजेपी के एक बहुत कद्दावर नेता को जेएमएम ने अपने साथ कर लिया। तो कांग्रेस के लिए जोखिम है। अगर प्रदर्शन अगर गड़बड़ हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस की निर्भरता और बढ़ेगी और कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अगले इलेक्शंस में कम हो जाएगी, घट जाएगी। और भी कई सारे पॉलिटिकल जो हैं वो एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी उन पे बात करना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन कुछ भी हो सकता है इसके बाद इस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि कुछ राजनीतिक कुछ परिवर्तन हो, कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिले। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं और कयास तो लगते ही है पॉलिटिक्स में। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाना कहीं ना कहीं से रूलिंग पार्टी के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ गड़बड़ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, अगर 3, 4, 27 तक जो है वो पूरे इलेक्शंस के जब रिजल्ट आ जाएंगे पूरे स्टेट के, तब हम लोग बैठ करके एक बार आकलन कर सकते हैं किसको इसमें नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ। आगे जो है ये पॉलिटिकल जो ऊंट है ये किस करबट बैठेगा। बात करें प्रत्याशियों की, अगर मेयर प्रत्याशियों की बात करें, खासकर रांची की बात करें, तो जिस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी मैदान पर हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या आपका जो है आप लोग जो है स्टडी किए हैं? देखिए, बहुत माइक्रो लेवल पे जाके मैंने स्टडी नहीं की है, लेकिन एक सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो रांची के जो प्रभाव क्षेत्र हैं, तो रांची के नगरीय इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। ठीक है, कांग्रेस का भी प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी रांची की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हटिया की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एक स्वाभाविक तौर पे जो है वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये जो है वो इनको लीड मिल सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा कि कांग्रेस ने रमा खलको को खड़ा किया है, तो वो पहले मेयर रह भी चुकी हैं। एक पर्सनल इम्पैक्ट भी, पार्टी के अलावा भी एक पर्सनल इम्पैक्ट होता है किसी भी प्रत्याशी का। और तो उस आधार पे जो है वो किसी को कमतर जो है वो नहीं आंका जा सकता। देखिए, जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। जेएमएम भी धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि रांची
विधानसभा सीट में जेएमएम ने बहुत कवर अप किया है। पहले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के प्रत्याशी का मार्जिन जो है वो बड़ा सॉफ्ट मार्जिन होता था। अब बहुत टसल की स्थिति होती है। और रांची के अगर आसपास का इलाका देखेंगे, सटा हुआ इलाका देखेंगे आप, कांके, खिजड़ी, तो ये सारे इलाके हैं। और ये मांडर, इन सभी इलाकों में जो है वो बीजेपी नहीं है। तो अब अब जो है वो एक तरीके से परिस्थितियां भी बदल रही हैं और लगातार दूसरा टर्म जो है वो जेएमएम लेड गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं से प्रभाव तो बढ़ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, गठबंधन का, हेमंत सोरेन का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। तो जब प्रभाव बढ़ता है, नए वोटर्स आते हैं। हर एक इलेक्शंस में आप देखेंगे 1 साल के बाद नए वोटर्स आते हैं। तो ये नए वोटर्स जो हैं ये बहुत इम्पैक्ट करते हैं। महिलाएं वोट देती हैं बहुत गंभीरता के साथ में, तो उनका झुकाव और स्टेट गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका असर देखेंगे तो इसका भी इम्पैक्ट आपको इस इलेक्शन में दिखेगा। इसलिए ये कहना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है कि इसमें कौन जीतेगा, और ये प्रिडिक्शन हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं ऑफिशियली। हाँ, जो कागज, जो दीवार पे लिखी हुई चीज़ें हैं कि कितने उनके एमएलएज हैं, उनके एमपी कहाँ, उनका वोट परसेंटेज कहाँ, तो उससे आकलन कर सकते हैं। लेकिन मतदाताओं का मूड स्विंग करता है, और 1-2% अगर वोट अगर स्विंग कर जाए तो चुनाव का पूरा सीन बदल जाता है। तो इसलिए 2-3 दिन का इंतजार है, पता चल जाएगा कि स्टेट में जो है वो सरकार तो जेएमएम के समर्थन से चले, जेएमएम जो है वो सहयोगी दलों के समर्थन से चला रहा है। अब नगर में जो है वो किसका किसका दबदबा रहता है। और ये इलेक्शन जो है वो आगे आने वाले समय के लिए एक संकेत भी देगा स्टेट में कि स्टेट की राजनीति जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो और ज़्यादा हावी होकर के शासन जो है वो चला पाएंगे। विपक्ष का मनोबल जो है वो अ, थोड़ा गिरेगा, लेकिन अगर विपक्ष हावी होता है तो उसके मनोबल में भी वृद्धि होगी। और उन्होंने, बीजेपी ने लंबे समय तक सत्ता में यहाँ में रही है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं से दो सभी इन संगठनों की जो है वो आपसी लड़ाई है। तो आपसी लड़ाई में अब ये मतदाता तय करते हैं कि कौन सा जो है वो उनका प्रत्याशी जो है वो उनके अनुकूल है। तो अपने अनुकूल प्रत्याशी को वो चुनते हैं। अब ये काउंटिंग में पता चल जाएगा, 2-3 दिनों की बात है, 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा पूरे स्टेट में कि म्यूनिसिपल गवर्नेंस में किसने बाजी मारी है, कौन पिछड़ गया है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अब 27 तारीख को अब एक जनप्रतिनिधि रांची नगर निगम को मिल जाएगा। इतने सालों तक जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण लोगों को भी काफी परेशानी हो रही थी, अफसरशाही जो है वहां पर रवैया देखा जा रहा था रांची नगर निगम में। तो अब जनप्रतिनिधि मिलने के बाद रांची नगर निगम किस तरीके से चलेगी? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि रांची नगर निगम चुनाव के बाद कैसा चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सब डिपेंड करता है पर्सनालिटी पर। और जैसे राज्य सरकार को बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करना पड़ता है केंद्र सरकार के सपोर्ट पर, उसी तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी डिपेंड करना होगा, चूँकि अधिकारी कितने कोऑपरेटिव होते हैं। चूँकि क्या होता है कि हम लोग के यहाँ जो स्टील फ्रेम कहा जाता है वो ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है, और ब्यूरोक्रेसी फंड रिलीज करने में, फाइल को आगे बढ़ाने में उनकी एक अहम भूमिका होती है। मान लीजिए कि उनके अभी जेएमएम के जो समर्थित प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो वो सरकार में हैं, तो उनके लिए एक स्वाभाविक है कि वो सरकार के एजेंडे पर ही काम करेंगे। और जो बीजेपी का मेयर बनता है तो बीजेपी के जो भी मेयर होगा वो अपने एजेंडे पर काम करेगा। तो ये कहना, चूंकि क्या होता है कि सरकार एक व्यक्ति से नहीं एक सिस्टम से चलता है, लेकिन उसमें ये होता है कि एक पर्सनालिटी भी होता है कि जो लोगों को साथ लेकर चलकर लोगों के कैसे कल्याण किया जाए, वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाया जाए। तो वो तो डिपेंड करेगा कि जो मेयर जीतेंगे या जीतेंगी उनका पर्सनल कनेक्ट कैसा होता है, और वो विपरीत परिस्थितियों में रांची को कितना सुंदर, कितना, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि आज की डेट में ये नहीं है कि आप बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए। बात ये है कि ईज ऑफ लिविंग में शहर को आप कितना आगे लेकर जा रहे हैं। रात में हम लोग जब शहर में चल रहे हैं तो शहर कितना साफ है, सुंदर है, कितना लोगों को बिना किसी हर्डल का घूम सकते हैं, फ्री मूवमेंट कैसा है,
और सुविधाएं कैसी है, बाहर के लोग आते हैं उनका इस शहर के बारे में इम्प्रेशन क्या बनता है। हम लोग बहुत शहर के बारे में बाहर जाते हैं, उसका इम्प्रेशन लेकर आते हैं। उसी तरह से जो लोग बाहर से आते हैं वो भी इस शहर का एक इम्प्रेशन लेकर जाएंगे। तो वो तो डिपेंड करेगा कौन जीत कर आते हैं और कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। बिल्कुल, तो अब 27 फरवरी का इंतजार रहेगा। 27 फरवरी को रिजल्ट्स आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इस बार जनप्रतिनिधि जो है वो कौन चुन कर आएंगे, कौन मेयर होगा, कौन डिप्टी मेयर होगा और कौन तमाम वार्डों के पार्षद बनेंगे। नमस्कार।